तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम आपको बताएंगे कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और ये आपका जो ARGS है इसका क्या काम है, हम इनपुट ARGS के थ्रू कैसे अपने प्रोग्राम में देंगे और वो कैसे उसको प्रिंट करेगा। तो बेसिकली ARGS क्या है, एक एरे है और जैसे कि आपको पता है कि एरेज में इंडेक्सिंग 0 से होती है। ये एक स्ट्रिंग टाइप का एरे है और 0th इंडेक्स पे पहला जो इनपुट आप देंगे वो आएगा और फर्स्ट इंडेक्स पे जो सेकंड इनपुट देंगे वो आएगा। इस तरीके से थर्ड इनपुट सेकंड इंडेक्स पे आएगा। इस तरीके से ये आपका इनपुट लेता रहेगा। तो इसमें हम जैसे हमने, और वो इनपुट स्ट्रिंग टाइप का होगा क्योंकि एरे का टाइप स्ट्रिंग है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा system.out.println और अब की बार हमें जो प्रिंट कराना है वो इस एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। तो जैसे हमने प्रिंट कराया ARGS 0, यानी ARGS के जो 0th इंडेक्स पे इनपुट है वो प्रिंट हो, और system.out.println ARGS 1, यानी ARGS के जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है वो प्रिंट हो। तो जो इनपुट हम देंगे ARGS में वो होगा कमांड लाइन इनपुट। कमांड लाइन का मतलब है कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट, तो वहाँ पर जो इनपुट आप देंगे वो इस ARGS एरे में आएगा। तो अभी हम चूँकि IDE के थ्रू कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे कमांड लाइन की ज़रूरत नहीं है। तो हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम ये 3 डॉट्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे। अभी देखो अगर आपने इसको ऐसे करा तो आपका यहाँ पर वो हेलो वर्ल्ड कह रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर ऑलरेडी डाला हुआ है अपना इनपुट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जब हम कॉन्फ़िगरेशंस में गए तो मैंने पहले से ही हेलो वर्ल्ड डाला हुआ है। अब अगर हम हेलो वर्ल्ड यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर रन करेंगे इसको तो हमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिलेगी नीचे। हम इसको आपको लर्निंग मोड पे दिखाते हैं। लेट मी गो टू द प्रेजेंटेशन मोड। देखिए अब मैंने क्या करा, यहाँ पे जो 3 डॉट्स थे, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस में गए, ठीक है, एडिट कॉन्फ़िगरेशंस में गए। एडिट कॉन्फ़िगरेशंस में जाने के बाद मैंने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जो यहाँ पर दिए थे उनको मैंने हटा दिया, ठीक है, फिर मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब अगर हम इसको विदाउट एनी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स रन करते हैं तो देखिए हमारे में नीचे आएगी एक एक्सेप्शन। देखिए ये एक्सेप्शन क्या आ रही है, इंडेक्स 0 आउट ऑफ बाउंड एट सैम्पल डॉट मेन। ठीक है, सैम्पल हमारे फाइल का नाम है जिसमें कोडिंग कर रहे हैं और ये एक्सेप्शन का नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये क्लास है एक्सेप्शन की, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शन वाले चैप्टर में। और ये कहाँ पे जनरेट हुई है, मेन में जनरेट हुई है। और क्यों जनरेट हुई है, क्योंकि इंडेक्स 0 जो है वो आउट ऑफ बाउंड बता रहा है। मतलब आप इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 को एक्सेस कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग देयर। अगर आप इसके ऊपर पॉइंटर लाएंगे तो वो बोलेगा भी आपको कि ये आपका नॉट नल है, लेकिन आपने इसमें नल डाला हुआ है। तो एनोटेशन नॉट नल है जबकि आपने यहाँ पे कुछ नहीं डाला हुआ है। तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ डालना चाहते हैं, वैल्यूज़ पैरामीटर्स देना चाहते हैं, तो हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और एडिट में जाएंगे। ठीक है, एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने पैरामीटर्स दे सकते हैं। जैसे मैंने दिया हेलो और वर्ल्ड। तो गाइज होगा क्या कि हेलो और वर्ल्ड 2 इनपुट हो गए। हेलो जाएगा ARGS 0 में और वर्ल्ड जाएगा ARGS 1 में। यानी जो ARGS हमने स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया है उसके पहले इंडेक्स पे यानी 0th इंडेक्स पे हेलो जाएगा और उसके सेकेंड इंडेक्स यानी फर्स्ट इंडेक्स पे वर्ल्ड जाएगा। इसको मैंने ओके कर दिया। अब जब हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए हेलो वर्ल्ड। ये 2 अलग अलग लाइंस में इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे ln यूज़ किया है। ln का मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है, तो न्यू लाइन से क्या हो रहा है कि ये आपका ब्रेक कर रहा है। पहला आउटपुट आया हेलो, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हेलो हो गया और फिर न्यू लाइन से ये न्यू लाइन पे आएगा और सेकंड जो आउटपुट है यानी कि वर्ल्ड सेकंड पैरामीटर वो प्रिंट करेगा ऑन द न्यू लाइन। तो इस तरीके से आपका ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम एक काम करें और हम आपको शुरू से दिखाना चाहें तो अगर हम इसको डिलीट कर दें, ठीक है, तो डिलीट करने से व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि ये हमारा डिलीट हो गया।
अब अगर हम इसको मतलब हमारा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह डिलीट हो गए, पहली बार अगर आप इसको कर रहे हैं तो आपको कैसे रन करना है ये प्रोग्राम। तो पहली बार में मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर दी। अब हम 3 डॉट्स पे जाएंगे और यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे। 2 ऑप्शंस आएंगे, एक आएगा रन जावा विद कवरेज यानी कि विदाउट एनी पैरामीटर्स, और दूसरा आएगा रन विद पैरामीटर्स। तो अगर आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से कर रहे हैं प्रोग्राम, यानी कि आपने यहाँ पे ARGS एरे के एलिमेंट्स को यूज़ किया है, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है रन विद पैरामीटर्स। अब हमने पैरामीटर्स दे दिए, अब हम यहाँ पे अपने पैरामीटर्स देंगे। तो पैरामीटर्स हो गया द डे इज़ फाइन। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने पैरामीटर्स दिए हैं ये एक सेंटेंस लग रहा है आपको, लेकिन इसमें ये सेंटेंस नहीं है, ये ARGS एरे के अंदर इसका हर एक वर्ड हर एक इंडेक्स पे गया है, सेपरेटेड विद अ ब्लैंक। तो जो पहला पैरामीटर है यानी कि द, ये ARGS 0 में गया है, ये डे गया है ARGS 1 में, इस गया है ARGS 2 में, फाइन गया है ARGS 3 में। ठीक है, तो इसको हमने अप्लाई कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं और आप टैब से इसको कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ARGS 2 और we can come on the new line system dot out dot println, ठीक है, ARGS 3। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। तो हमने रन बटन पे क्लिक किया और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। देखो अभी भी मेन में एक्सेप्शन आ रही है क्योंकि हमने डायरेक्टली रन किया है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, रन विद पैरामीटर्स में जाएंगे। अच्छा, हमने जो पैरामीटर्स दिए थे वो चले गए हैं, तो हम अभी यहाँ फिर से पैरामीटर्स दे देते हैं, द डे इज़ फाइन, और यहाँ से रन करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से रन करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपका आउटपुट आ गया है, द डे इज़ फाइन। हर वर्ड एक नए लाइन पे आया है क्योंकि मैंने ln लगाया हुआ है। तो 0 पे आया है डे, 0 पे आया है द, 1 पे आया है डे, 2 पे आया है इज़, और फाइन 3 पे आया है फाइन। तो ये पूरा एरे है जिसमें ये आर्ग्यूमेंट्स आपके चले गए हैं। ठीक है, हर आर्ग्यूमेंट स्पेस से सेपरेटेड होता है और इस तरीके से। तो अगर हम इसको सेम लाइन में करना चाह रहे हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें आप system dot out dot println को इतनी बार नहीं लिखना चाह रहे ना, एक ही बार में, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं प्लस ARGS 1 प्लस ARGS 2 प्लस ARGS 3। ठीक है, अब हम इसको फिर से रन करते हैं। तो अब की बार हमें डायरेक्टली हम रन कर देंगे, तो लेट अस सी कि हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। तो देखिए द डे इज़ फाइन हमारा ऐसे आ गया। क्यों आ गया ऐसे? क्योंकि इसमें हमने ln तो लगाया है, लेकिन इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हम प्रिंट कर रहे हैं वो न्यू लाइन पे नहीं कर रहे हैं। पहले पिछले एग्जाम्पल में हर आर्ग्यूमेंट हम न्यू लाइन से प्रिंट कर रहे थे, अब यहाँ पे हम सारे आर्ग्यूमेंट्स को जोड़ के एक साथ प्रिंट कर रहे हैं। तो इसलिए ये द डे इज़ फाइन विदाउट स्पेस आ गया है। अगर आप इसमें स्पेस देना चाहते हैं तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, आप यहाँ पे दे सकते हैं प्लस ब्लैंक। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका ARGS 1 हो गया, इसके बाद फिर लगाएंगे ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे और फिर इसके बाद प्लस ब्लैंक और इसके बाद फिर से आप प्लस लगाएंगे। तो क्या होगा कि हमने हर आर्ग्यूमेंट को स्पेस से सेपरेट कर दिया। अभी भी ये एक ही लाइन पे आएगा लेकिन सेपरेटेड विद स्पेस आएगा। ये देखिए डिफरेंस देखा आपने, अब ये सेपरेटेड विद स्पेस आया है। अब अगर हम इसको न्यू लाइन में करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली एक काम करेंगे, यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर को ऐड कर देंगे इन स्पेसेस में। तो अब क्या होगा, हर वर्ड आपका हर आर्ग्यूमेंट आपका न्यू लाइन से आएगा। ठीक है, ये देखिए न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है, \n होता है, इसको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी कहते हैं। अब हम इसको फिर से रन करते हैं। ये देखिए अब आपका जो आउटपुट आया है, दैट इज ऑल द वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम द न्यू लाइन। देख रहे हैं आप, सारे वर्ड्स आपके
न्यू लाइन से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी तरीका है अलग अलग प्रिंट करने का। प्लस ऑपरेटर जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इसको बोलते हैं कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर। ये अलग अलग स्ट्रिंग्स को जोड़ने के काम आता है, क्योंकि ये ARGS एक स्ट्रिंग टाइप का एरे है, इसमें सब कुछ स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो स्ट्रिंग्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं और इनको जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर यूज़ होता है, ठीक है। ये मैथमेटिकल एडिशन नहीं कर रहा है, स्ट्रिंग्स के केस में ये एक साथ कर देता है। अब देखिए हमने आपको इतना बता दिया इसमें। अब हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है। हम लोग प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। मुझे जो चीज़ बतानी है आपको वो ये है कि जब हमने ये सैम्पल का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा था, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जो सैम्पल हमने बनाया है ये किस टाइप की फ़ाइल बनी है। तो फ्रेंड्स ये जावा टाइप की फ़ाइल बनी है और ये कहाँ पे सेव हुई है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो फोल्डर लर्निंग हमने बनाया है इस फोल्डर के अंदर ये सेव हुई है। तो हम इसमें नेविगेट कर लेते हैं। सी यूज़र्स ये पूरा पाथ है, इसमें हम चले जाते हैं। तो देखिए हम गए यहाँ पर, हम आपको पूरा दिखाते हैं कि हम ऑलरेडी इस पाथ में गए हुए थे। PC, सी यूज़र्स, एसूस, आइडिया प्रोजेक्ट्स, लर्निंग। हम लर्निंग के अंदर आते हैं। लर्निंग के अंदर अगर हम सोर्स फोल्डर में जाएंगे तो ये देखिए सैम्पल नाम का एक फ़ाइल बनी हुई है। दिस इज़ द जावा फाइल जो कि हमारी इंटेलीजे में ओपन हो रही है। ये है हमारी .java फाइल, इसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं। ये क्या है? जावा का सोर्स कोड है। ये नॉर्मल आपकी इंग्लिश में, जावा में इंग्लिश में आपने लिखा है, इट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। अब एक और इम्पॉर्टेंट फाइल है जो कि आपकी आउट फोल्डर में है, प्रोडक्शन। इसमें जाएंगे लर्निंग में देखिए sample.class, ये देखिए टाइप में दिखा रहा है क्लास फाइल। ये जो sample.class फाइल है ये आपकी बाइट कोड है, इसी को कहते हैं बाइट कोड। तो बाइट कोड क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाइट कोड जो होता है ये आपका एक मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है जो कि JVM के पास जाता है। JVM इसको इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है जो आपकी मशीन पे रन होता है। तो बाइट कोड कहाँ से जनरेट होता है? जैसे ही आप अपना प्रोग्राम यहाँ पर रन करते हैं तो रन होने से पहले ये कंपाइल होता है। तो कंपाइल होने का जो कमांड होता है वो जावा सी होता है। जनरली अभी हम IDE पे काम कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली कंपाइल करके रन कर रहा है। अगर हम इसको नोटपैड पे प्रोग्राम बना के और फिर जावा कंपाइलर से करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जावा सी कमांड होता है जो जावा कंपाइलर को इन्वोक करता है। जावा कंपाइलर ये बाइट कोड आपका जनरेट करता है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो कि है आपकी sample.class फाइल। तो ये क्लास फाइल एक बाइट कोड है जो कि जावा कंपाइलर जनरेट कर रहा है एंड दिस इज मशीन इंडिपेंडेंट। अगर आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा जो आप देख पाओ। नोटपैड पे अगर आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखिए ये बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें इंग्लिश भी है, कहीं कहीं पर कुछ अनरीडेबल कैरेक्टर्स भी हैं। वो इसलिए है क्योंकि ये ना तो मशीन लैंग्वेज में है और ना तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में है। ये बीच का कोड है, इट इज़ अ इंटरमीडिएट कोड। इसीलिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो इस तरह से दिख रहा है। ये डायरेक्टली मशीन पे रन करने के लिए नहीं है, ये जाएगा JVM के पास। तो JVM इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है। JVM जब आप रन करते हैं तो दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो जावा सी कंपाइलर इन्वोक हो रहा है, वो बाइट कोड जनरेट कर रहा है, यानी कि .class फाइल बना रहा है आपकी सोर्स फाइल की। .class फाइल हमेशा उसी नाम की बनेगी जिसकी सोर्स फाइल है, बस एक्सटेंशन चेंज होगा .java से .class, ठीक है। तो जो आपका IDE जो है ये इंटेलीजे, इसमें आउट फोल्डर में आपकी क्लास फाइल होगी और अगर आप SRC फोल्डर में जाएंगे तो ये आपकी सोर्स फाइल होगी इसमें, ठीक है। अब जब आपने कंपाइल कर लिया, कंपाइल होने के बाद क्लास फाइल बन गई। क्लास फाइल जाएगी आपकी JVM के पास, JVM उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर आपका लोडर उसको लोड करेगा मेमोरी में, और जब वो मेमोरी में लोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अपनी डिबगिंग वगैरह करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी क्लास फाइल बन रही है कि नहीं। कभी कभी प्रोग्राम्स में ऐसा होगा कि आपने एग्जीक्यूट किया, आपने कंपाइल किया लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है या कुछ और है, तो आप देखेंगे कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि उसकी क्लास फाइल बनी भी है कि नहीं। तो वो आपको कहाँ मिलेगी? तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। इट विल बी इन दिस फोल्डर, जो प्रोजेक्ट फोल्डर आपने बनाया है उसके अंदर वो होगा, अंडर द आउट फोल्डर। आउट में आपकी सारी की सारी, ये देखिए यहाँ पे भी आपको दिख सकता है, ये देखिए जो सैम्पल बना हुआ है ये आपकी क्लास फाइल है। मेटा INF जो है वो एक्चुअली मेटा डेटा के लिए फोल्डर होता है।
इसमें आपका ये manifest.mf है और इसके अलावा यहाँ पे आपकी sample.class फाइल बनी हुई है और जो src फोल्डर है इसमें जो आपका सैम्पल है दैट इज़ द सोर्स कोड, दैट इज़ .java फाइल। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट आर डेटा टाइप्स इन जावा एंड व्हाट इज़ पार्सिंग।